आपका जो फाइट है सप्रेस्ड क्लासेस का, सेंचुरीज से आपको स्लेव बनाया गया है, आपका ये फाइट है और मेरा इस फाइट से बहुत बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ज़्यादा नहीं, ओनली अबाउट 1000 ईयर्स एगो, ओनली अबाउट 1000 ईयर्स एगो मेरे जो फोर फादर्स थे, कौन थे? देवर रेड्डीज, देवर राव्स, देवर मादा, देवर मादिगा, देवर कम्मा, देवर वेल्मा, देवर दलित। हम वही थे, मैं भी वही था। अगर वो इस्लाम नहीं लाते तो मे भी मेरा नाम वेंकटेश, पॉसिबल। सलीम बादशाह साहब इतने खूबसूरत नौजवान हैं, ये भी कोई ब्राह्मण थे होंगे, मे भी ये भी कोई नरसिम्हा राव साहब होंगे। अब इनके बेटा नाम क्या है आपका? अयान, मे बी ही वुड हैव बीन नवीन, होता ना। लेकिन 1000 साल पहले, 1000 ईयर्स पहले, आज जो जंग, जो युद्ध आप लड़ रहे हैं, ये युद्ध उस वक्त भी था, मगर कुछ लोगों ने करेज दिखाया कि उन्हीं के बीच में, उसी ब्राह्मणिज्म, उसी टेररिज्म, उसी डिक्टेटरशिप में रह के रिवोल्ट नहीं किया, बल्कि उसको छोड़ के रिवोल्ट किया। दिस इज द वे। उसकी वजह से यह हुआ कि फिर सिखों को हिम्मत मिली कि यस वी टू कैन रिवोल्ट। फिर लिंगायत को रिवोल्ट की हिम्मत मिली, आज मराठों को मिल रही है। मैं आज के मौके पर सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी कुमार काले साहब एक बहुत बड़े, मैं इनको लीडर से ज़्यादा एक फिलॉसफर समझता हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसको मैं अपने अल्फाज में पेश करूँगा, द रिलीजन प्लेज डोमिनेंट रोल इन एनी रिवोल्यूशन इन एनी एज। क्योंकि रिवोल्यूशन जो भी आते हैं उसमें रिलीजियस या प्रीस्टहुड या पंडितहुड या मौलवीहुड ऑलवेज प्लेज ए रोल। वो बहुत की रोल होता है। हमारे पुरखों ने ब्राह्मणिज्म को डिस्कार्ड ही नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ खड़े रहे। दैट इज द रीजन आज तक वो ब्राह्मण इस डर में है कि अगर ये मुसलमान, ये दलित का, ये बीसी का, ये ओबीसी का अगर इनका दोस्त हो गया तो फिर ये भी कल टूट जाएंगे। और जिस धर्म की बेसिस पर वो सेंचुरीज से आपको गुलाम बनाया हुआ है, आपको पता है ये जो कटनम सिस्टम है कहाँ से आया था? अगर आपको मैं भगवानों की स्टोरी सुनाऊंगा तो ये जो बीसी एबीसी जिसको आज हरिजन कहते हैं, इन लोगों को कटनम में डौरी में देते थे। हाँ जी, जैसा गोल्ड देते, जैसा सिल्वर देते, वैसा 200 हरिजन जहेज में, सीता जी का जहेज क्या था, उसमें 500 हरिजन थे, गुलाम बना के दिए जाते थे। हमने कहा कि नहीं। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ब्राह्मण वॉज नेवर स्लेव टू एनीवन इन द हिस्ट्री एक्सेप्ट मुस्लिम। महमूद गजनवी को बदनाम करते हैं कि 17 बार हमला करा। आप रोमिला थापर के बुक्स पढ़िए। रोमिला थापर ने कहा कि महमूद गजनवी के कमांडर में ब्राह्मण, उसके घोड़े सप्लायर का ब्राह्मण, बुलाने वाले ब्राह्मण। मुगल, खिलजी, तुगलक, निज़ाम, कुतुब शाही, इन तमाम के पीरियड में सबसे बेहतरीन स्लेव ब्राह्मण था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब अंग्रेज आया तो फॉर ब्राह्मण इट वॉज ए मैटर ऑफ चेंजिंग द मास्टर ओनली। वो तो गुलामी रहेगा लेकिन मुसलमान नहीं रहेगा। अब उनका मालिक, उनका आका कौन होगा? अब अंग्रेज, इंग्लिश। दैट वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल टू देम। अब उसके बाद ये हुआ कि दे वांट टू रिमूव दिस स्कार फ्रॉम देयर फोरहेड कि वी वर स्लेव्स टू द मुस्लिम। सो सोल्यूशन इज दैट मेक द मुस्लिम हरिजन एंड पुश द हरिजन्स अप। मेरे दोस्तों, मैं 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। हम वही हैं जो आप हैं। आपकी जो जंग है ब्राह्मण के अगेंस्ट में, हम ये जंग 1000 साल से लड़ रहे हैं।
वी आर विथ यू, यू ऑल्सो हैव टू बी विथ अस। और जब धर्म की बात आती है, एज लॉन्ग एज यू आर विद इन दिस धर्म, अब ये जैसे हमारे काले साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जितने भी आपने यहाँ चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे वो जितने नाम लेंगे, ये इतने क्लेवर लोग हैं, इन लोगों ने बहुत क्लेवरनेस के साथ किया, उनको अपना आइकॉन बना लिया। शिवाजी को मर्डर किसने किया? शिवाजी के बेटे का मर्डर किसने किया? यही ब्राह्मण ने। टीपू सुल्तान पे अटैक करवाने वाले कौन थे? यही ब्राह्मण। फिर सबसे बड़ा तो अशोका के कत्ल करने वाले, मौर्य सल्तनत को ख़त्म करने वाले कौन थे? यही ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया? अशोका को ये अपना आइकॉन बना लिया, शिवाजी को अपना हीरो बना लिया। अरे ये तो मर्डर किए हुए थे लोग। तो एज लॉन्ग एज whether you go with तुलसीदास, whether you go with anyone, आइकॉन है, सिंबॉलिकल वही भगवान होंगे, वही जब तक आपके नाम वही वेंकटेश होंगे, वही बालाकृष्ण साहब मेरे दोस्त हैं, आपके नाम बालाकृष्ण होंगे, राम मूर्ति होंगे, यू आर इवेंचुअली आइडेंटिफाइड विद द सेम रिलीजन, यू कांट रिवॉल्व। जब तक आप ये बोट्टू, भाई ये बोट्टू जो लगाते हैं ना, ये ब्राह्मण का अलग, द वे ब्राह्मण मिक्स, क्या बोलते हैं इसको, अगर आप लगा के जाएंगे, ओ यू हरिजन, हाउ कैन यू पुट दिस, नो, you have to put only one spot like this. As long as you are having this red, black and ये जो धागा बांध रहे, यहाँ धागा बांध रहे, आपका नाम वही है, आप रिवोल्ट नहीं कर सकते। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमान हो जाओ, क्रिश्चियनिटी में आओ, बुद्धिज्म में ऐलान करो, डिक्लेयर करो, आई एम ए बुद्धिस्ट, आई एम नो मोर हिंदू, नो मोर फॉलोअर ऑफ इब्राहिम। आप ये करेंगे तो 2024 का इलेक्शन के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2029 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी, एक धक्का लगेगा। ब्राह्मणिज्म को ख़त्म करना है, वी आर द ओनली सपोर्टर्स टू यू, वी आर विथ यू। अदरवाइज आप अनदर 1000 ईयर्स ऐसे ही लड़ते रहिए अंदर, मैं ऐसा समझता हूँ। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। అవి ఇప్పుడు బాంసెప్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కుమార్ కాలే గారు ఈ సభను ఉద్దేశించి కొన్ని మాట్లాడతారు, ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు, జాగ్రత్తగా వినండి, దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి। థ్యాంక్ యూ। शुक्रिया वेंकटेश जी। जय मूल निवासी साथियों, आज बामसेप एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से महामानवों के सामूहिक जन्मदिन का आज कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आंदोलन के बहुत पुराने साथी VGR नारगोनी साहब, CH बालाकृष्णा जी, सलीम साहब, फल्की साहब, मैडम जी, जो भी श्रीधर जी, मंच का संचालन करने वाले एडवोकेट विभूति जी, और आप सारे डिग्नेटरी जो आज इस कार्यक्रम के लिए आए, और जिन दो नौजवानों ने गीत गाया फुले अम्बेडकर युवा संगम के, उनके भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। सिद्धू जी, आज भगवान महावीर जी की भी जयंती है। बुद्ध और महावीर ये दो ऐसे महामानव थे जिन्होंने आज से 2500 साल पहले इस गैर बराबरी की लड़ाई को बहुत ताकत के साथ लड़ा था और एक बड़ा रिवॉल्यूशन भारत के इस विशाल धरती पर लाया था। तो महावीर जी की जयंती की भी आप सभी को मंगल कामनाएं। बहुत बार ये देखा गया है कि आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने रहता है कि जितना बुद्धा का नाम लिया जाता है उस अनुपात में महावीर को याद नहीं किया जाता। महावीर का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, और ये जो साउथर्न पार्ट है या सेंट्रल इंडिया है, पूरे भारत में महावीर के द्वारा या जैन आंदोलन के द्वारा बहुत बड़ा विद्रोह किया गया। और बुद्ध और महावीर की फिलॉसफी ने इस देश में ब्राह्मणवाद की जड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर मतलब उखाड़ फेंकने का काम किया था। महावीर की भी विचारधारा ने इस भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। तो आज महावीर जयंती की भी आप सभी को मंगल कामनाएं।
महावीर भी गण परंपरा से आते थे, लिच्छवी गण से महावीर थे। ये महामानवों का सामूहिक जन्मदिन जो आज यहाँ रखा है, उसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि हमारे समाज में महापुरुषों ने जाति के विरोध में आंदोलन चलाया, जाति के बीजनाश का आंदोलन चलाया, मगर ज़्यादातर महापुरुषों के जन्मदिन उनके जाति के आधार पर ही मनाए जाते हैं, या जो जिस जाति में महापुरुष पैदा हुए उसी जाति के लोग ज़्यादातर उसको याद करने का काम करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत अपने अनुयायियों के लिए रखा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज समूहों में विभाजित होता है, जाति कुल में विभाजित होता है, वो कभी भी मानसिक सुसंगति बना नहीं सकता। आंदोलन के लिए, संगठन के लिए एक मानसिकता होना, एक सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसकी एक सोच होती है उसका एक संगठन होता है। हजारों सोच होंगे, हजारों थॉट्स होंगे, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जिस समाज को समूह में बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है, वो कभी भी एक मानसिकता या एक मानसिक सुसंगति नहीं बना सकता। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज समूहों में, सेक्शंस में, फ्रैक्शंस में विभाजित किया जाता है, उसके आइडॉल्स, उसके आदर्श भिन्न होते, और भिन्न आदर्शों को लेके, भिन्न आइडॉल्स को लेके आप एक सुसंगति निर्माण नहीं कर सकते। आज परिस्थिति ये है कि हर जाति का अपना डंडा, झंडा, एजेंडा है। हर जाति के पास क्या है? अपना डंडा, झंडा, एजेंडा है, और हर जाति का डंडा, झंडा, एजेंडा अगर दूसरे जाति के विरोध में हो तो वो जो जोड़ने के लिए जो इकट्ठा आने चाहते थे वो और ज़्यादा विभाजित होते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि उस समाज को अगर मानसिक सुसंगति बनाना है तो उसके आदर्शों को, जिनको वो आदर्श मानता है, उनके प्रतीकों को, उनके आदर्शों को एक करना होगा। हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है, बुद्ध से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक, साहब कांशीराम जी तक बहुत बड़ी विरासत, एक बड़ी लीगेसी है, और उसको एक साथ जो है हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी लड़ाई किसी एक दौर के लिए लड़ी नहीं जाती। हम कोई एक चुनाव या इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई चीज़ें नहीं कर सकते। चुनाव लोकतंत्र का एक हिस्सा है, चुनाव लोकतंत्र नहीं है। और आमतौर पर ये सारी एक्टिविटी जो है कि ये जो कार्यक्रम जो हम लोग बनाते हैं, एक आज जो चुनाव का माहौल है, इसलिए लगता होगा कि ये चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे टेंशन होते हैं कि भाई क्या हो, किस तरीके का हो, मगर हमें अपनी निरंतरता को ध्यान में रखकर काम करने की ज़रूरत है। चुनाव इसलिए नहीं किए जा रहे कि आपके भविष्य का कोई फैसला करना है। हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक बार मुर्गियों का एक सम्मेलन रखा गया था, और मुर्गियों का वो सम्मेलन मुर्गियां काटकर खाने वाले लोगों ने बुलाया था। और मुर्गियों के सम्मेलन में मुर्गियों को एक सब्जेक्ट चर्चा के लिए दिया गया था कि आपको काटने के बाद कौन से मसाले में तलना है। मुर्गियों को एक चर्चा के लिए सब्जेक्ट दिया जाता है कि भाई आपको काटने के बाद में कौन से मसाले में तलना है। तो जिसको सब्जेक्ट होता वो बात करता, कोई कह रहा हमारा रोस्ट करो, कोई कहता फ्राई करो, डेक्कन के मसाले अलग है, सभी रीजन के मसाले अलग है। बातचीत शुरू हो गई और सारी मुर्गियां उसके ऊपर बात कर रही। कुछ पढ़े लिखे घर की मुर्गियां थी साहब, कोई डॉक्टर के घर की, कोई इंजीनियर घर की, कोई प्रोफेसर साहब के घर की, कोई हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में थोड़ा रही हुई। और 10-12 मुर्गियां इकट्ठा आती और एक डेलीगेशन बनाते, एक कमेटी बनाते, और जिन्होंने वो सम्मेलन बनाया था उसके पास जाकर ये कहते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये जो काटने का फैसला लिया उसको खारिज किया जाए। ये जो फैसला किया गया हमें काटने का, उसको खारिज किया जाए। तो जो सम्मेलन बुलाने वाले लोग हैं वो कहते नहीं नहीं, ये तो पहले से ही डिसाइड हो गया, आपको बस चॉइस दिया जा रहा है कि मसाला कौन सा हो। अब ये चॉइस जो है ये मुर्गियों के सामने रखा जा रहा है, और हम कितना भी चूज कर ले क्या हो। इसलिए
जो परिस्थितियां हमारे सामने आई है उन परिस्थितियों को सही तरीके से जानने समझने की ज़रूरत है, और इसी दृष्टि से हम लोगों को आज और भविष्य में भी मिलकर इसकी गंभीरता से लोगों को बाहर निकालने का काम करने की ज़रूरत है। अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो अंग्रेज़ों ने अपने साथ में कुछ उनके फेस्टिवल्स भी लाए। 1 अप्रैल जो है उसको दुनिया भर में अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है। तो साल में एक दिन अंग्रेज एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते थे और मज़ा लेते थे। जो मूर्ख बनाता था वो भी मज़ा लेता था और जो बन जाता था वो भी मज़ा लेता था। तो पूरे दुनिया भर में अंग्रेज अप्रैल फूल का मामला लेके गए। मगर जब वो भारत में आए तो भारत में उन्होंने अजीब देखा कि यहाँ का ब्राह्मण जो है यहाँ के समाज को साल के 365 दिन मूर्ख बनाने का काम करता, एक दिन में नहीं। यह साल भर ये कार्यक्रम चलते रहता। और भारत में इलेक्शन भी इसी वजह से अप्रैल महीने में लिए जाते। भारत में जो इलेक्शन का जो पीरियड है ना, वो इसी पीरियड में रखा जाता है कि भाई लोगों को पता ना चले कि क्या हो रहा। 17 लोकसभा के चुनाव हुए। ऐसे बोला जाता है कि कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं ना, वो पैदाइशी उनकी आंखें बंद होती। कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें पैदाइशी क्या होती है, बंद होती है। 7-8 दिन के बाद कुत्ते और बिल्ली के बच्चे भी अपनी आंखें खोलते और अपनी आंखों से दुनिया देखते। यहाँ 17 इलेक्शंस हुए, 75 ईयर्स हो गए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। क्या कहिए, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। हर बार हम उम्मीद के आधार पर चीजें चलते, अनुभव कुछ अलग चीजें कहते। बाबा साहब अंबेडकर जब पहला लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ तो पहले लोकसभा के चुनाव के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पार्टी की तरफ से जब कैंपेन शुरू किया, सितंबर 1951 में जब बाबा साहब अंबेडकर ने रिजाइन किया और बाबा साहब अंबेडकर अपने पार्टी के कैंपेन के लिए पंजाब गए, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, ऐसे बड़ी बड़ी हजारों की सभाएं बाबा साहब की हुई। और उन सभाओं में बाबा साहब अंबेडकर ने आज़ादी मिलने के 4 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लगभग 1.25-2 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि ये वर्तमान स्वराज जो है ये हमारा स्वराज नहीं है। 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली वो हमारी आज़ादी नहीं है। संविधान लागू होने के बाद में भी बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं, और ये हमारी गुलामी, ये हमारी की हुई ईजाद की हुई गुलामी नहीं, ये तो इन्होंने हमारे ऊपर थोपी हुई गुलामी है, और इस गुलामी के विरोध में हम लोगों को लड़ना है। बाबा साहब अंबेडकर अपना एक मैनिफेस्टो अपने समाज के सामने रखते कि भाई ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत। मगर चूंकि जो परिस्थितियां हैं आज बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन का या जो लड़ाई लड़ने की बात है, वही लोग जय जयकार के काम में लगे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन हो या महापुरुषों का जय जयकार करने का काम शुरू है, और उस जय जयकार में जो करने के लिए कहा गया वो छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में लगाया जा रहा है, और हम उन चीज़ों से आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसलिए साथियों, आज हमने ये कार्यक्रम जो रखा, या जो बामसे पिछले 50 सालों से जो जागरण का, प्रबोधन का जो काम कर रही है, वो इसी चीज़ को लेकर कर रही है कि भाई हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे। समय और साधनों के अभाव में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे समाज के नियंत्रण में नहीं है। ये बात बिल्कुल वास्तविक है कि जिस तरीके का प्रभाव आंदोलन का निर्माण होना चाहिए, या जिस अनुपात में हमारे अपने समाज का बहुत बड़ा प्रभाव होना चाहिए लोकतंत्र में, मगर वो नहीं है, उसका कारण भी है। और ये खतरा आज जो हमारे सामने है, चुनाव के लेवल पर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे कई पहले बाबा साहब अंबेडकर इस बात से वाकिफ थे कि भारत में लोकतंत्र जिस तरीके से लाया गया है वो बहुत गलत तरीके से चीज़ों को खड़ा किया गया था। जब बाबा साहब अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट दी गई और बाबा साहब अंबेडकर को वहाँ जब सम्मानित किया गया, तो एक बहुत बड़ा स्पीच बाबा साहब अंबेडकर ने वहाँ दिया। और अपने उस स्पीच में बाबा साहब अंबेडकर ये कह रहे थे कि जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में ब्राह्मणवाद है, वो लोकतंत्र को कामयाब होने नहीं देगा। जाति तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता।
ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी और जो है ये ब्राह्मणोक्रेसी एक साथ नहीं चल सकती। एरिस्टोक्रेसी जैसे होता है वैसे भारत में कास्टोक्रेसी जो है, उन चीजों को सभी को बदल दिया गया। डेमोक्रेसी को डेमोनक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जाति तंत्र, जातिवाद या ब्राह्मणवाद जब तक भारत में है तब तक भारत में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक समाज जो है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है। जहां कास्ट है वहां डेमोक्रेटिक कंसेप्ट का वर्कआउट कैसे हो सकता है? ये तो एक आउटर फीलिंग की तरह या जैसे सॉइल ड्रेसिंग किया जाता है, ऊपरी तरह का ये मामला है। और इन चीजों को अगर भारत में सही तरीके से लागू करना है तो इसके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वो नहीं हुआ था। जिस तरीके का समाज लोकतंत्र की जरूरत होती है उस तरीके का समाज भारत में 75 ईयर्स के बाद में भी बनाया नहीं गया, बल्कि उस जाति को, उस गैर बराबरी के सिस्टम को मजबूत करने का काम जो है यहाँ के सिस्टम जो है वो करते रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भारत का जो मैंडेट है, इलेक्टोरल मैंडेट जो है भारत का, ये कभी भी पॉलिटिकल मैंडेट नहीं रहा। भारत का जो इलेक्टोरल मैंडेट है ये कभी भी पॉलिटिकल मैंडेट नहीं रहा। हमेशा भारत का जो इलेक्टोरल मैंडेट है ये कम्युनल मैंडेट रहा है। और रिलीजियस लेवल पर, कम्युनल लेवल पर उसका जो पॉलिटिकल जो सोच है वो हमेशा कम्युनल लेवल पर बनाई गई। भारत का जो जनमत है वो कभी भी राजनीतिक जनमत नहीं रहा, राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं रहा। ये हमेशा कम्युनल आइडियोलॉजी के आधार पर इसको खड़ा किया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर उसको डिफरेंशिएट करके कहते हैं कि पॉलिटिकल मैंडेट को आप बदल सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो, मगर जो कम्युनल मैंडेट जो है आप उसके विरोध में लोगों को तैयार करने के लेवल पर आप जाओगे तो उसके विरोध में आप जो लोग, जिन लोगों को आप लेकर ये बदलना चाहते हो वो लोग आपके समर्थन में नहीं होंगे, बल्कि वो और ज्यादा मजबूती से उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इसलिए भारत में शुरू से लेके धर्म को या जो रिलीजन जो है उसको सेंटर बनाकर सारी चीजें चलती रही। और ये बहुत बड़े पैमाने पर शुरू है। कोई आज मामला, ये मंदिर का मामला आज इससे बना हुआ ऐसे नहीं, बल्कि साहब सेंसस में केवल घर नहीं गिने जाते, मंदिर तक गिने जाते, छोटे छोटे टेम्पल्स हो, कोई भी हो। जब 1991 में मंडल कमीशन का आंदोलन चला, उसके पहले और उसके बाद में इन 20 सालों में क्या हुआ, क्योंकि 2011 के बाद में तो सेंसस हुआ ही नहीं। 91 में सेंसस हुआ, उस समय मंडल एजिटेशन चला था, बैकवर्ड क्लासेस में सोशल अपलिफ्टमेंट का मूवमेंट चला था। और उसके 20 साल बाद में 2011 में जब लास्ट सेंसस हुआ तो इन 20 सालों में फर्क ये रहा कि लगभग 2011 में 31 लाख टेम्पल्स भारत के सेंसस रिकॉर्ड में गिने गए। लगभग 31 लाख, 31 लाख से ज्यादा मंदिर जो है वो गिने। आंकड़ों के थोड़ा सा अगर उसको एक करे तो 1000 फैमिलीज के पीछे भारत में 9 मंदिर है। 1000 फैमिली के पीछे 9 मंदिर है। अब मंदिर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है आदमी को? डॉक्टर्स की होती, स्कूल की होती। तो 1000 फैमिली के पीछे 2 डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है और 6 स्कूल है। उसमें आपका बेसिक स्कूल जो है, किंडरगार्टन हो या वो वहां से लेके कॉलेज तक, प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक, मतलब जो हॉस्पिटल्स है उससे 5 गुना ज्यादा टेम्पल्स है। जो स्कूल जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उससे हाफ पोजीशन में है। और 91 में जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला, उस घटना के बाद में 20 सालों में नारगोनी साहब 12 लाख नए मंदिर भारत में बनाए गए। 12 लाख। और ये भी 2011 का आंकड़ा है, 2024-25 का आएगा तो इससे कई गुना ज्यादा मामला बढ़े। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को चलाया जा रहा है। और इन चीजों को चलाते समय
जो आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं उन चीज़ों से बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने का काम होता है। अब जो मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, मूवमेंट को लीड करने वाले लोग हैं, इनका ये काम होता है कि वो चाहे संकट की परिस्थिति हो या सामान्य परिस्थिति हो, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्हें निरंतर काम करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर एक सवाल पूछते कि बुद्धिजीवी किसको कहा जाए? कौन है बुद्धिजीवी? जो संकट के समय में जागरूक होते वो बुद्धिजीवी है, या जो आवश्यकता के आधार पर जागरूक होते वो बुद्धिजीवी है? हमारे समाज में जो जागरण का या संगठन का जो भाव पैदा होता या जो एग्रेसिवनेस पैदा होता, वो कब पैदा होता? एक तो इमरजेंसी के सिचुएशन में, संकट आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तब हम इकट्ठा होना सोचते, या तो आवश्यकता के आधार पर, नीड के आधार पर। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि जो संकट के समय में जागरूक होते हैं वो मूर्ख होते, और जो आवश्यकता के आधार पर जागरूक होते हैं वो अनाड़ी होते। क्योंकि संकट और आवश्यकता जो है ये कोई संगठित होने का, जागरूक होने का आधार नहीं। संकट खत्म हो गया, आपके इकट्ठा होने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आवश्यकता खत्म हो गई, फिर चले जाएंगे हम लोग। दुश्मन कोई आपको पूछकर आपके ऊपर हमला करने वाला नहीं है, वो कोई आपका अपॉइंटमेंट लेकर आपके पास आने वाला नहीं है। तो समाज की पहरेदारी 24 घंटे करने की जरूरत है। तो साल के 24 घंटे हमें निरंतर अपने समाज के लिए जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। ये काम उस समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास का है कि उसको वो निरंतर करते रहने की जरूरत है। हम अगर सीजनरी एक्टिविटी में एंगेज रहेंगे तो सीजनरी एक्टिविटी से हमारा काम नहीं चलेगा। समाज को सीजनरी नहीं, विजनरी एक्टिविटीज की, विजनरी प्रोग्राम की जरूरत होती है, और ये काम उस समाज के बुद्धिजीवी लोगों का है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि जो लोग उनके जय जयकार के काम में लगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तभी ये जय जयकार शुरू हुआ। जब बाबा साहब अम्बेडकर को 50 साल पूरे हुए तो उनके मानने वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जय जयकार का जन्मदिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। 51 का बाबा साहब 51 एज के हुए तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जन्मदिन का उन्होंने दिल्ली में रखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर आमतौर पर नहीं जाते थे, बाबा साहब अम्बेडकर उस कार्यक्रम में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि भाई मेरी जय जयकार से आपकी किसी भी चीज़ का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जय जयकार करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। किसी महापुरुष के पुतले के सामने खड़ा होना है, सर झुकाना है, उसके पैरों में फूल मालाएं डालनी है और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाना है। कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? अनपढ़ आदमी भी यही कर सकता है। और 75 ईयर्स में हम दो चीज़ें बहुत अच्छा सीख गए। डेमोक्रेसी ने दो चीज़ें अच्छी सिखा दी, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लोग जिंदाबाद लोग हैं, हमारे लोग जो है वो जिंदाबाद लोग हैं। मुर्दाबाद होता है समझने वाली बात है, हमारे लोग कौन से हैं? जिंदाबाद। जिंदा है मगर बाद है, किसी काम के नहीं, वो जिंदाबाद। जिंदाबाद का कोई मतलब तो होना चाहिए। वो जिंदा है मगर बाद है, किसी काम को करने लायक नहीं है, वो केवल जय जयकार के काम में लगे। पढ़े लिखे आदमी को उससे आगे करने की जरूरत। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो अधूरा काम है, अधूरा काम का मतलब क्या है? जो सोशल रिवॉल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर जो डायनामिक चेंजेस लाना चाहते थे, वो मेरा जो महत्वपूर्ण काम है वो अधूरा है। और उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। तो ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर छोड़ा था कि ये पढ़े लिखे लोग समाज की लड़ाई लड़ेंगे और समाज के अंदर परिवर्तन का आंदोलन चलाए। आज भी वो काम बाकी है। आज जिस चुनावी दौर में हम लोग हैं, उस दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का माहौल भारत में बनाया जा रहा है चुनाव को लेकर, या जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए अनुकूल नहीं है। भारत में लोकतंत्र के नाम पर केवल ढांचा बचा हुआ है और केवल इलेक्शंस को ही डेमोक्रेसी माना जा रहा है। भारत में केवल इलेक्शंस को ही डेमोक्रेसी के साथ जोड़कर देखा गया है
और केवल इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी बची हुई है। हम लोगों को ये लगता है कि भाई हमने वोट कास्ट कर लिया, हमने डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले कर दिया। नहीं, उससे कई गुना ज्यादा वो चीजें हैं जिसकी आवश्यकता हमारे समाज को है और ये करने की जरूरत है। दुश्मन ये चीजें नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी मालिक ये नहीं चाहता कि उसका गुलाम आजाद हो। और अगर वाकई ही वोट से परिवर्तन होता तो क्या वो वोट का अधिकार इतने तरीके से हम लोगों को लागू होने देते? नहीं होते। अगर केवल उसी से परिवर्तन होता तो वो तो बहुत ये करते। आज हालत और परिस्थितियां साथियों हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। इसको अनुकूल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसकी ज्यादा हम लोगों को सोचने की जरूरत है। कुछ लोग इस देश में डर का माहौल जानबूझकर फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आरएसएस मुसलमानों का डर दिखाती है और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहती है, उसी तरीके से कुछ लोग आरएसएस का डर दिखाकर एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटीज के लोगों को अपने खेमे में लाने का काम करना चाहते। डर के आधार पर अगर लोगों को जोड़ने का काम करे तो क्या होगा? आरएसएस मुसलमानों का नाम दिखाकर डराएगी और हम आरएसएस के नाम पर लोगों को डराने का काम करेंगे, क्या होगा? सलीम साहब, मैं बांग्लादेश और बंगाल के बाउंड्री में लास्ट वाला जो जिला है वहां प्रोग्राम के लिए गया था और उस कार्यक्रम में 90% से ज़्यादा मुस्लिम कार्यकर्ता थे। बहुत बड़े पैमाने पर वो कार्यक्रम रहा। बांग्लादेश वहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर उसकी बॉर्डर शुरू होती थी और सारे के सारे जो साथी आते थे आरएसएस बीजेपी के विरोध में बात करते थे। बंगाल की बात आपको मैं कह रहा हूँ। और सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के विरोध में बात कर रहे थे। सबकी बात सुनने के बाद में मैंने एक सवाल पूछा कि भाई बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आरएसएस और बीजेपी ये कर रहा वो कर रहा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि बंगाल में आज़ादी के बाद में से लेके अब तक 47 से लेके 2023 तक किस दौर में बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी या आरएसएस की सरकार थी? बता, ये कौन से पीरियड में बंगाल में आरएसएस या बीजेपी की गवर्नमेंट रही? मुझे बता दो कि ये पीरियड में आरएसएस या बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट बंगाल में रही। बोले एक दिन भी नहीं रही। फिर बंगाल के जेल में 40% से ज्यादा मुस्लिम्स क्यों है? भारत का सबसे बैकवर्ड मुस्लिम, भारत का सबसे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, सबसे कमजोर बैकवर्ड क्लासेस का आदमी बंगाल में क्यों मिलता? मुस्लिमों की जो आबादी बंगाल में है उससे 10% ज्यादा जेल के अंदर जो है ये मुस्लिम्स है, अंडर ट्रायल कह दिए, शेड्यूल कास्ट के है, बैकवर्ड के है। ये किसने डाले? एक दिन भी वहां बीजेपी की सरकार नहीं रही, मगर जेलों के अंदर मुसलमान ठूसते गए, शेड्यूल कास्ट के लोग ठूसे गए, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वहां खत्म कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी को सैबोटेज कर दिया गया। ये काम किसने किया? वहां तो कभी आरएसएस की सरकार जिसको आप कहते हो नहीं रही। भारत में लगभग 18 स्टेटों में आज भी, हो सकता है आंकड़ा कम ज्यादा हो, 18 स्टेटों में आज भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या उन स्टेटों की हालत वही है? जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा हमारे लोगों के अंदर जिस तरीके का प्रचार किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया, ये हो गया वो हो गया और 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं होगा। और वो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को जागृति का बात करने वाले लोग कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप उठाकर देख लो, जिन लोगों ने 2000 साल में मनुस्मृति में एक सिंगल लाइन का अमेंडमेंट नहीं किया, अपने शास्त्रों में 2000 सालों में एक सिंगल अमेंडमेंट नहीं किया, उन लोगों ने पिछले 75 सालों में 75 ईयर्स में 120 प्लस से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। ये किसने किए? सारे के सारे बीजेपी ने किए क्या? कौन से दौर में, किस प्रधानमंत्री के पीरियड में कितने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुए? सारा आंकड़ा उठाकर आप देख लो, पता चल जाएगा कि हर सरकारों ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का काम किया, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की सारी चीजों को कमजोर करने का काम किया। और एक सिंगल लाइन में आपको मैं बताऊं कि हमारी पार्लियामेंट जो है ये क्या कर रही है, ये अपनी संस्था को, डेमोक्रेसी को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है कि यहां की सरकारें पार्लियामेंट को कमजोर करके अपने आप को ताकतवर बनाने के काम में लगे। अपने
इंस्टीट्यूट्स को कमजोर करके, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है उसको कमजोर करके अपने आप को ताकतवर बनाने का काम कर। बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे कि इंस्टीट्यूट मजबूत होने चाहिए। जो डेमोक्रेसी के जो सारे इंस्टीट्यूट है जिसके आधार पर उसका संचालन होता है, जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का होता है, उस इंस्टीट्यूट को मजबूत करने की जरूरत है। यहां पार्लियामेंट को कमजोर किया जा रहा है और यह काम केवल बीजेपी के पीरियड में नहीं हुआ। फ्रॉम द फर्स्ट डे इस देश के पार्लियामेंट को, इस देश के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को कमजोर करके सरकारें चलाती रही है। जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहने के लिए थी, वो कांग्रेस असेंबली थी। कहीं उसमें आपका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था जो ये कहे। 31 शेड्यूल कास्ट के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा और कितनों के नाम हम जानते हैं? क्या वो लोग जो थे उसका उस मेकिंग प्रोसेस में क्या रोल रहा? अपने इंस्टीट्यूट को कमजोर करके, ये कांग्रेस ने किया। ये 77 में जो सरकारें आई उसके द्वारा वो शायद जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस इंस्टीट्यूट्स को कमजोर करके, उसको लाचार बनाकर, पैरालिटिक करके चीजें कर रहे हैं। ये केवल बीजेपी की वजह से संभव नहीं है। आज ये ईवीएम का जो घोटाला जिसकी बात चल रही है, क्या अकेले इन चीजों की वजह से चल रहा है? ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, हमें लगता है कि ये बहुत बड़े, और आज देश को ईडी चला रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट देश को चला रहा है। सीजीआई बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे, बड़े बड़े बयान कर रहे, हमारे लोग खुश हो जाते, तालियां बजाते। एक साल भर पहले की बात है, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह कहा था कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो मोदी की तरफ आंख उठा कर देखे। आप लोगों को याद होगा पिछले साल की बात, सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहता है भाई तुझे कहने की क्या जरूरत है, तेरे हाथ में ताकत है, बहुत सारे मामले तुम्हारे सामने पेंडिंग है, करो। हम कानपुर में थे जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला आया, उसने कहा कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए कि जो मोदी की तरफ आंख उठा कर देखे। मैंने कहा जज तो मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो बाबू होता है, आईएएस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबू क्या उखाड़ लेगा प्रधानमंत्री का? उस जज की औकात को हम मानकर चले कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तुम्हारी औकात है, तुम आंख उठा कर देखो। इलेक्शन कमिश्नर की औकात नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारे मामले सामने है, 30 साल से लिबरल कमेटी का मामला तुम्हारे सामने चला, बाबरी मस्जिद का केस 30 साल तुम्हारे सामने चला, गोधरा केस के मामले 20 साल से तुम्हारे सामने चले। अगर तुम ईमानदारी से काम करते वो संसद में दिखाई देते? ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इस सारे के सारे इस सिस्टम को, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसको एक दूसरे के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। ये जो ईवीएम का घोटाला है आज, जिसको लेकर पूरे देश भर में इलेक्शन के माहौल में इतना सारा मामला बना हुआ है, ये अकेले बीजेपी से संभव नहीं है, रूलिंग पार्टी से संभव नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस का। जब तक अपोजिशन पार्टी इस मामले में ईवीएम के समर्थन में खड़ी ना हो, ये चीजें संभव ही नहीं है। ईवीएम कांग्रेस लेके आई, इसलिए कांग्रेस के लोग कभी भी ईवीएम के विरोध में नहीं लड़े। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव हारी, राजस्थान में 100+ विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर थी। कितने विधानसभा पर कांग्रेस ने ईवीएम के घोटाले के विरोध में रिकाउंटिंग का क्लेम किया? एक एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के लोग बताए कि भाई इस जगह पर हमने चुनाव के बाद में जहां रिगिंग का मामला लगा, जहां हेराफेरी का मामला लगा, वहां हमने रिकाउंटिंग का क्लेम किया। किसी भी स्टेट में रीजनल पार्टी के द्वारा भी ऐसा एक सिंगल मामला जो है हमारे पढ़ने में नहीं आया। हो सकता है कहीं इसने किया हो, नोटिस में लाया जाए। तो कांग्रेस इस ईवीएम के घोटाले को छुपाने का, उसको लिजिटिमेट करने का काम कर रही। दूसरे नंबर पर इसमें ईवीएम के इस घोटाले को प्रोटेक्ट करने का काम जो है, ये न्यायपालिका के, जुडिशरी के निगरानी में हो रहा है, उसके सर्विलेंस में हो रहा है। ईवीएम के द्वारा जितनी भी
मैनिपुलेशंस हुई है वो सारी की सारी वेल प्रोटेक्टेड है और अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशरी चल रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, उसके सुपरविजन में ये सारा घोटाला चल रहा है। 4 साल से एडीआर का केस सुप्रीम कोर्ट में चला। 370 प्लस सीटों पर पोल्ड वोट, चुनाव के दिन जितने वोट पड़े और काउंटिंग के दिन जो वोट निकले उसमें मिसमैच। 370 प्लस सीटों पर, और ये डिफरेंस कोई साधारण डिफरेंस नहीं, 1 वोट से लेके 1 लाख वोट से ज्यादा का है। 6 लोकसभा की सीटों में ईवीएम के मिसमैच का डिफरेंस कितना है? जो विनिंग कैंडिडेट है उसके विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा वोटों का घोटाला मशीन्स के काउंटिंग के दिन निकला। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट 4 साल से इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरेस्ट शामिल है? सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट शामिल नहीं है, उसमें कास्ट इंटरेस्ट शामिल है। अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये चीजें कर। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई न्यायपालिका बहुत, जुडिशरी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। नहीं, ये तो सारा ड्रामा जो है ताकि कुछ लोगों के अंदर जो बवाल है उसको थोड़ा डिफ्यूज करने के लिए, उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए चीजें की जा रही है। और चौथे नंबर पर इस सारे घोटाले को कंट्रोल करने में मीडिया का बड़ा रोल इसमें। ईवीएम के घोटाले को या ये जो सारा तमाशा जो चलाया जा रहा है उसको छुपाने के लिए मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर रोल कर रहा है। अगर ये फैक्ट लोगों के सामने रखे जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ईवीएम के विरोध में सभी जगह पर चीजें सामने आ रही है। अकेले चुनाव आयोग की वजह से ये नहीं संभव। चुनाव आयोग तो जो एक केवल क्या है, मशीनरी का हिस्सा है, और ये सारे मिलकर इन चीजों को चलाने के काम में लगे। इसलिए डेमोक्रेसी में ये जो सारा चुनाव का जो मामला खड़ा किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा एक लार्जर स्केल पर हमारे विरोध में साजिश का मामला है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात जो है ये चुनाव आयोग ने खत्म कर दी। किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी तरीके से आप देखो, इसमें कोई नियंत्रण नहीं बचा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके के लोकतंत्र की उम्मीद की थी कि भाई ये लोकतंत्र केवल चुनाव तंत्र में रूपांतरित ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर एक बेसिक सिद्धांत साथियों कहते हैं कि केवल वोट के अधिकार से इस देश के शूद्र अति शूद्र लोग परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। जितना वोट के अधिकार का मामला है, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि उससे ज्यादा या उसके साथ साथ में ये जो शासक वर्ग जो है, अपर कास्ट जो लोग हैं, उनके पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो बने पड़े हुए हैं, उन सारे स्पेशल प्रिविलेजेस से उसको हटाना पड़ेगा। सत्ता के साधनों पर जो उनका कंट्रोल है वहां से उसको हटाना होगा, मीडिया से उसको हटाना होगा, जुडिशरी से उसको हटाना होगा, जो सोशल इंस्टीट्यूट्स है उसको वहां से हटाना होगा, और जहां से उसको सारा पावर मिलता है उस सारे पावर को इस देश के अपर कास्ट जो लोग हैं वो केवल इकोनॉमिक दृष्टि से इलेक्शंस को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। पैसा तो आज बैकवर्ड लोगों के पास में भी है। आज पैसा जो है वो बैकवर्ड लोगों के पार्टियों के पास में भी है, मगर फिर भी वो चुनाव में उस अनुपात में रिजल्ट निकालने लायक नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि जिन इंस्टीट्यूट से उसको पावर मिलती है, तो भारत में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा जो पावर मिलती कहां से मिलती है? जाति और वर्ण के आधार पर से सबसे ज्यादा पावर ही मिलती। उसका राजनीतिक प्रभाव क्यों है? क्योंकि उसका सामाजिक और धार्मिक प्रभाव है। उसका सामाजिक और धार्मिक प्रभाव है और उसी वजह से उसका राजनीति में प्रभाव है। सारे इंस्टीट्यूट पर उसका कब्जा है, उस हाथ से उसको हटाना होगा, और तभी वो जो है वो चुनाव में जिन लोगों को वास्तविकता में वोट का अधिकार मिला है वो अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर उसका उपयोग करके, उसको कास्ट करके अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, अपनी सरकारें बनाने का काम कर सकते हैं, अगर वो सारा वो नियंत्रित करके रखा हुआ। और जिन बैकवर्ड क्लास के लोगों को इसका पता ना चले, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं,
इन लोगों को इसका पता ना चले, इसलिए इन लोगों के अंदर प्रचार किया जाता है हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। बहुत सारी पिछड़ी जातियों को, बैकवर्ड क्लासेस को लोगों को लगता है हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है मतलब हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र है क्या, किसके नाम का प्रचार किया जा रहा है और हकीकत में क्या। पिछले 5 सालों में साथियों हाईकोर्ट में 600 से ज्यादा जजेस अपॉइंट किए गए। 600 से ज्यादा जजेस हाईकोर्ट में अपॉइंट किए गए। उसमें जिनको ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसीज, इनके कितने जज होने चाहिए उनकी संख्या के अनुपात में? रिजर्वेशन के भी हिसाब से अगर देखें तो 50% ये लोग जो है ये इनके रिजर्वेशन के आधार पर करें तो 300 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या बैकवर्ड के जजेस होने चाहिए। पिछले 5 सालों का डाटा पार्लियामेंट रिकॉर्ड का यह कहता है कि इन 5 सालों में हाईकोर्ट में 80% से ज्यादा जजेस अपर कास्ट के अपॉइंट हुए। 80% से ज्यादा। और यही हाईकोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इलेवेट होकर आते, यही हाईकोर्ट के जजेस बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में, शेड्यूल कास्ट के विरोध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन के विरोध में फैसले सुना रहे हैं। महाराष्ट्र का बीसी रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, मध्य प्रदेश का बीसी रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, छत्तीसगढ़ का बीसी रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट, झारखंड का मामला सुप्रीम कोर्ट में। बीसी रिजर्वेशन से जुड़े हुए 11 स्टेट के मामले अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए। अगवनी साहब, बिहार में बीसी रिजर्वेशन का पंचायत राज के नगर निगम के इलेक्शंस का मामला था। दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही थी। इस देश में बच्चों को जितनी छुट्टियां नहीं मिलती उससे कई गुना ज्यादा वैकेशंस कौन लेते? हमारे जज लेते। बच्चों से ज्यादा स्कूल को जितना वैकेशंस नहीं होता उससे ज्यादा हमारे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वैकेशन पर जाते। अंग्रेजों को जरूरत थी, उनको गर्मी सहन नहीं होती थी, ठंड सहन नहीं होती थी, इसलिए वो छुट्टियां लेते थे। हमारे यहां के जजेस को क्या समस्या है भाई? 50-50 दिन का छुट्टी लेके चलते। बिहार में दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रही थी। 2 हाईकोर्ट के जजेस ने छुट्टी के दिन अपना ऑफिस खोला और बीसी रिजर्वेशन के विरोध में फैसला सुनाया। छुट्टी के दिन केस चलाया और छुट्टी के दिन बीसी रिजर्वेशन के विरोध में फैसला सुनाया। 80% जजेस हाईकोर्ट के अपर कास्ट। और प्रचार क्या किया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कल यूपीएससी के रिजल्ट आए। पिछले 5 साल का यूपीएससी का आंकड़ा उठाकर देख लो, 27% बीसी को यूपीएससी में रिजर्वेशन है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी के लिए मेंस क्वालिफाई करते, प्रीलिम क्वालिफाई करते और इंटरव्यू के लिए जाते। 27% रिजर्वेशन होने के बाद में भी पिछले 5 साल का डाटा यह कहता है 16% रिजर्वेशन बीसी का इंप्लीमेंट हुआ। 11% बीसी का यूपीएससी का कोटा जो है हर साल पिछले 5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल नहीं किया। 11% रिजर्वेशन यूपीएससी का इंप्लीमेंट नहीं किया। एससी एसटी का 22% है, सबका मिलकर 11% है। 11% जो है एससी एसटी का भी फुलफिल नहीं किया गया। और अपर कास्ट जो 15% भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की तरह यूपीएससी में भी बहुत बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है। और एससी एसटी बीसी मिलकर 27% यूपीएससी में पिछले 5 सालों में रिक्रूट हुए और 73% यूपीएससी में अपर कास्ट लोगों का सिलेक्शन करवाया गया। 73%। और ये आंकड़े खुद पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सरकार ने रखे। जहां यूपीएससी में 50% रिजर्वेशन है, हमारे बच्चे ऑल इंडिया का रैंक ला रहे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, उसके बावजूद भी यूपीएससी में उनको वहां से हटाया जा रहा है। और 23% जो उसका ड्यू शेयर रिजर्वेशन के आधार पर जो आता है वो निकालकर अपर कास्ट लोगों के कब्जे में डाला जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का मामला उठाकर देख लीजिए क्या हुआ। जिनको हिंदू नाम बताकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, उन लोगों के हिस्से में चपरासी की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी तक नहीं है। और बाकी सारी जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जहां से चलता है, की पोजीशन जो सारी चलती है, वो सारा मामला उधर गया।
राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि भाई एडिशनल सेक्रेटरीट में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक भी ओबीसी का आदमी नहीं है, एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं है। ये पूछ रहे, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है। आज अगर कैबिनेट में एक भी ओबीसी का आदमी वहां कैबिनेट सेक्रेटरीट में नहीं है तो क्या उसको बीजेपी जिम्मेदार है? जब मंडल कमीशन आया या उससे पहले की सारी प्रक्रिया चली, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकारों से रोकने का काम आपकी सरकारें करती रही और उसका परिणाम ये रहा कि वहां आज हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सारा मामला साथियों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का, और हकीकत में जिन लोगों को वो सालों से गुलाम बना के रखे हुए हैं उन्हीं लोगों को दोबारा अधिकार विहीन करने का काम किया जा रहा है। मगर उन लोगों को इसकी जानकारी या एहसास ना हो, इसलिए इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि मस्जिदों के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब हनुमान चालीसा हनुमान के लिए नहीं पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा हम हनुमान जी के लिए भी नहीं पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? मुसलमानों के लिए हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उससे हनुमान जी को क्या फायदा होगा? और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिदों के लाउड स्पीकर की चर्चा हम करेंगे, लव जिहाद का मामला होगा, रोटी जिहाद का मामला होगा, चूड़ी जिहाद का मामला होगा। तरह तरह के मामलों में लोगों को उलझा के रखो और जो उसका हक अधिकार का जो लड़ाई है उससे उसको दूर लेकर चलो। इसलिए चुनाव में जिन समस्याओं को आधार बनाकर बात होनी चाहिए या जिसका प्रभाव बनना चाहिए, वो सारे मुद्दे जो है जिनके हितों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आंदोलन से डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है। और ये केवल रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, ये काम साथियों मिलकर पूरे देश भर में किया गया। इसलिए इस स्थिति में अगर हम लोगों को वास्तविकता में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा? साथियों, दुनिया में आमतौर पर यह होता है कि जिस कौम को गुलाम बनाया जाता है वो कौम अपनी जान की पूरी बाजी लगाकर उस गुलामी का विरोध करती। दुनिया का ये इतिहास है कि दुनिया के गुलामों ने अपने आज़ादी के लिए खून की नदियां बहाई, बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी अपने आज़ादी के लिए, अपने आप को आज़ाद रखने के लिए। भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस व्यवस्था के द्वारा गुलामी थोपने का काम हुआ, मगर उस गुलामी के विरोध में जो संगठित विद्रोह निर्माण होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा? फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन होता है, प्रोपोर्शनेट अपोजिशन होता है, प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है। हमारे मोहित जी है, कल मैंने उनको ये सवाल पूछा था कि भाई, हाँ सर 2 मिनट में इसको ब्रेक करके करते, बाद में बात करते। कल उसको मैंने पूछा था कि भाई फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट, और वो स्पॉन्टेनियस होता है, सोच विचार करके भी नहीं होता। बॉल नीचे डाला उतनी ताकत से ऊपर आए। 2000 सालों से इस देश के शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाया जा रहा, या हम लोग मानकर चले कि भाई इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भी ये गुलामी थोपी जा रही है, तो उसके विरोध में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या साइंस गलत है? नहीं है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? मैंने उनको कहा था कि आप उसको सोचकर मुझे बताएं। भारत में क्या हो रहा साथियों कि जिस वर्ग के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, शेड्यूल कास्ट के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, ट्राइब के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, जिस क्लास के विरोध में, माइनॉरिटीज के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, जिस क्लास के विरोध में काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा, उसी क्लास को, उस काउंटर रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करने का काम दिया जा। आज आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया और आदिवासी की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ, तब सिख देश का राष्ट्रपति था। गोधरा में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, एक मुस्लिम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो जिस वर्ग के विरोध में ये रिवॉल्यूशन होता, काउंटर रिवॉल्यूशन होता, उसी को उसका नेतृत्व देने की वजह से क्या होता? जिसके ऊपर गुलामी थोपी जा रही है, वही अगर उस गुलामी थोपने वालों का सिपे सालार हो जाए तो
लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग चाहिए वो नहीं होते। इसलिए उस समाज के अंदर बड़े पैमाने पर जागरण की जरूरत है, उस समाज को उस प्रभाव से निकालने की जरूरत है, और ये काम निरंतर चलाने वाले लोगों की जरूरत है। इस काम को करने के लिए साथियों हमें अपने आप को इस आंदोलन के साथ में निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। ये काम अगर समाज के अंदर होता है तो उसके प्रभाव बड़े लंबे समय पर होंगे। उसके प्रभाव और परिणाम क्या होंगे, इसको बड़े विस्तार से जानने समझने की जरूरत है। तो साथियों, हम इसको जानेंगे समझेंगे। अभी लगभग 3 बजने को आए तो हम लोग यहाँ लंच ब्रेक करते हैं, आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा, और उसके बाद में भी हम लोग इस सेशन को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों से इतनी ही अनुरोध करता हूँ कि लंच सेशन के बाद में भी हम लोग मिलेंगे। आप लोग आए, अपना समय दिया, तो आप सभी का शुक्रिया अदा कर कर साथियों मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में जो 2 गंभीर विषय साथियों हम लोगों ने चर्चा के लिए लिए थे, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन की दृष्टि से, उनके मोमेंट के दृष्टि से उसको रिवाइव और सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। साहब कांशीराम जी ने 45 ईयर्स इस मोमेंट को रिवाइव और सर्वाइव करने के काम में लगाया, और इस देश में बहुजनों का एक बहुत बड़ा मोमेंट बामसेब के माध्यम से खड़ा किया। और आज उस मोमेंट की बदौलत ही देश में बहुजन आइडियोलॉजी जो है ये कायम हुई है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात, सोशल रिवॉल्यूशन की बात जो चाहते थे, उस कंसेप्ट के ऊपर काम करने वाले लोगों को ये बात जानने समझने की ज़रूरत है कि अगर आप देश में एक सिस्टमैटिक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो आपको क्या और कैसे इन चीज़ों को लागू करना होगा। परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा कि लोग परिवर्तन नहीं चाहते या लोग परिवर्तन के विरोधी। परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा कि जिन लोगों को परिवर्तन की विचारधारा की जरूरत है उन लोगों तक वो विचारधारा नहीं जा रही। लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, मगर उनके विचारों को या उस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसके ऊपर आजीवन काम करने के लिए, मिशनरी रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे आज भी जो लोग ये कह रहे कि संविधान खतरे में है, बहुत सारे हमारे अपने लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जो लोग ये लगातार अभी इस चुनाव के माहौल में प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उन लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई जो आप ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या आपने वाकई संविधान पढ़ा है? जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, डेमोक्रेसी खत्म कर देगी, नारगोनी साहब उन लोगों को पूछा जाए कि भाई चलो वो खत्म कर देंगे, वो बात की बात, पहले आपने खुद तो पढ़ा है क्या, क्या बचा है, क्या खत्म हुआ है? नहीं पता। हमारे लोग पढ़ना बंद कर दिए। क्यों पढ़ना बंद कर दिए? तो हमारे लोगों ने सोचा जितना पढ़ना था उतना बाबा साहब ने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ना था वो सारा बाबा साहब ने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको नारा देने की जरूरत है। कोई भी नेता आ जाए, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। कांशीराम जी की एक रैली थी, उस रैली में जोर जोर से नारा लगाया जा रहा था, कांशीराम जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, कांशीराम जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। तो कांशीराम जी थक गए नारा सुनते सुनते, उन्होंने उसका जवाब दिया, अगर मेरा समाज मेरे साथ होता तो मुझे लड़ने की जरूरत पड़ती क्या? तो ये 75 सालों में, 75 ईयर्स में हम 2 चीजें अच्छे सीख गए, ताली और गाली। भाषण बढ़िया लगा, ताली बजा दी, और कहीं कोई अत्याचार हो गया, एट्रोसिटी हो गई, गाली देके चलो। ना तालियों से कुछ होगा ना गालियों से कुछ होगा। गाली देने वाला मुंह प्रचारक का बनना चाहिए और ताली बजाने वाले हाथ, जिम्मेदारी उठाने वाले हाथ होने चाहिए, तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। इसलिए साथियों, आज जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम चाहते हैं, वो कैसे होगा?
क्या समस्या को आधार बनाकर हम सोच रहे? नहीं। हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जिन लोगों ने पैदा किया है, शासक वर्ग के द्वारा ये समस्या पैदा हुई है, वो इसलिए पैदा की जा रही कि आप एक समस्या से दूसरे में तीसरे उलझते जाओ और आपके जो मौलिक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के आधार पर हम जो काम परिवर्तन का काम करना चाहते हो, रुक जाए। 75 ईयर्स हो गए। आज इस देश में जिस तरीके का गवर्नेंस लाया जा रहा है, वो जो गवर्नेंस का जो मामला हमारे सामने बहुत गलत तरीके की चीज है। 2011 में सेंसस हुआ, आज 2024 चल रहा है, अभी भी हमारे पास ये क्लियर स्टेटस नहीं है कि सेंसस कब होगा, कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी इसको क्लियर नहीं किया 2025 में होगा, 26 में होगा या कब होगा। पिछले 15 सालों से या 14 सालों से ये गवर्नमेंट बगैर डाटा के चल रही है। एनडीए का लॉन्ग फॉर्म जानते क्या है? नो डाटा अवेलेबल। एनडीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नो डाटा अवेलेबल। विदाउट डाटा, आपका कोई डाटा पिछले 14 सालों से कलेक्ट नहीं किया गया। आप कहां हो, कितने हो, क्या हो, बजट में, प्लानिंग में, कहीं कुछ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा गया कि भाई आप सेंसस नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, हम अपने स्टेट में करना चाहते, हमें करने का अधिकार दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे, ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे, ये स्टेट का मामला नहीं है, सेंटर का मामला है, हम अपने तरीके से देखेंगे। बिहार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और वो सेंसस बिहार स्टेट ने करवाया। जब सेंसस ही नहीं है तो हमारे पास में हम कहां खड़े थे, बिफोर इंडिपेंडेंस कहां थे और अब हम कहां खड़े हैं, गवर्नेंस में हमारा कितना शेयर है, ब्यूरोक्रेसी में कितना शेयर है, लैंड होल्डिंग कितना है, इंडस्ट्रियल प्रोपोर्शनेट में हमारा कितना है, कहीं कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये डेलिबरेटली ये चीजें हो रही है और इसके बगैर किसी चीजों के इस देश को चलाया जा रहा है। कैसे चलता होगा, किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी चुनाव के समय में घोषणाएं की जाती। कांशीराम जी ने कहा था कि ये चमचा युग है, तो ये केवल चमचा युग तक सीमित नहीं है, ये घोषणा युग है। या चुनाव के समय में बड़े बड़े घोषणाएं किए जाते, बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो, आप जो कहो वो देने के लिए वो राजी हो जाते, आप जो मांगो चुनाव के समय में वो देने के लिए तैयार। अफवाहों का युग होता है, अफवाहें फैलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई जाती, और आप जो मांगोगे चुनाव के समय में कोई मना नहीं करेगा, आप जो कहो देने के लिए राजी। मैं हमेशा एक उदाहरण बताता था। एक बार एक राजा अपने दरबार में गीत गाने वाले लोग जो होते उनको बुलाता। एक गाने वाला जो आदमी वो बढ़िया गीत गाता है, तो बढ़िया गीत गाने के बाद में राजा खुश होता है और उसे कहता है कि इसे 5000 सोने की मुद्राएं दी जाए। फिर वो दूसरा गाना गाता है, 10,000, तीसरा 15,000, चौथा 20,000, करते करते वो गाने गाते जाता है, शाम को 50,000 तक उसको मिल जाता है। गाने वाला खुश होता है कि राजा ने 50,000 सोने की मुद्राएं दी, अब अगले 7 जनरेशन तक काम करने की जरूरत नहीं, इतना मुझे मिल गया। दूसरे दिन वो राजा के पास जाकर पैसा मांगने के लिए जाता है। महाराज कल थोड़ा लेट हो गया था, कार्यक्रम लेट में ख़त्म हुआ, आपने कहा था कि आप मुझे 50,000 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं, आज मैं लेने के लिए आया। राजा पूछता है कैसे 50,000? बोले नहीं, कल मैं गाना गा रहा था, 5,000 से शुरू करते करते 50,000 तक गए। तो राजा कहता है कैसा पैसा? तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था। राजा ने क्या कहा? तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था, दोनों के कान खुश हो गए, क्या लेना देना, हिसाब चुकता हो गया, खत्म हो गया। इसलिए चुनाव के समय में आपको कोई मना नहीं करेगा, आप जो मांगो वो देंगे। आप कहोगे हमारे गांव में ताजमहल होना चाहिए, होना चाहिए, हमारे गांव में नदी होना चाहिए, नदी हो, जो मंजूर हो सारा ले लो। देना किसको है? जो भी है वो सारी चीजें लो। इसलिए हमारा अपना खुद का एजेंडा होना चाहिए, हमारा अपना कुछ
तरीका होना चाहिए और इन मुद्दों के आधार पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। विचारधारा इन चीज़ों को डिसाइड करती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे आंदोलन का एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी सरकारों में है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एजेंडा सेट करके दिया था और वो गवर्नेंस का एजेंडा उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये जो प्रियम्बल है यही आपका एजेंडा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ये आपके गवर्नेंस का एजेंडा है, इसी को ध्यान में रखकर आपको सारी पॉलिसी फ्रेम करना है, आपको अलग से कोई चीज़ नहीं करनी। मगर उसके बावजूद भी हमारी अपनी सारी समस्याएं जिंदा। कॉन्स्टिट्यूशन जाति के विरोध में है, कॉन्स्टिट्यूशन गैर बराबरी के विरोध में है, मगर ये सारा उन्होंने भारत में जिंदा रखा। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ जो उन्होंने भाषण किया 20 मई 1956 को, तो बाबा साहब अम्बेडकर यही कहते हैं कि नेहरू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो ब्राह्मण तंत्र को, ब्राह्मण धर्म को और लोकतंत्र को साथ में लेके चल रहा है। जो इनइक्वालिटी के आधार पर खड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर खड़ा है, वो डेमोक्रेसी को कैसे लागू करेगा? वो कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा? और एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र को खत्म करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि केवल लोकतंत्र को खत्म नहीं करेगा, ये भारत की जो स्वाधीनता है, भारत की जो स्वतंत्रता है, इसको भी नष्ट कर देगा और ये देश दोबारा गुलामी की गर्त में ढकेला जाएगा। इतना बड़ा संकट इससे खड़ा हो जाएगा। और आज वही स्थिति है। केवल डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो रही, केवल ये चीजें नहीं बनी। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी नाम का एक रिपोर्ट साथियों पब्लिश हुआ विडैम का, और उन्होंने ये भारत के पिछले 4 चुनावों को आधार बनाकर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और ये कहा कि भारत अभी जो है ये इलेक्ट्रल एटोक्रेसी की तरफ ढकेला जा रहा है। इलेक्ट्रल एटोक्रेसी के तरफ भारत को ढकेला जा रहा है। एक चुनावी तानाशाही, एटोक्रेट्स कभी चुने नहीं जाते। दुनिया में कोई भी तानाशाह को, एटोक्रेट्स को चुनता नहीं, मगर भारत में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रल एटोक्रेसी भारत में बनाई जा रही है और इस तरीके का एक एटोक्रेटिक सेटअप इलेक्शन के माध्यम से बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया कि एक इलेक्ट्रल एटोक्रेसी की तरफ इस देश को ढकेला जा रहा, और वो इलेक्ट्रल एटोक्रेसी जो है ये भारत में अब दिखाई दे रही कि किस तरीके की चीजें। और ये मामला केवल किसी पीएम या पार्टी के लेवल तक सीमित नहीं है। आपका जो मैंडेट है डेमोक्रेसी में, एक पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका होता है कि जहां विदाउट ब्लड शेड जो है एक पावर ट्रांसफर होती है, और वो पावर ट्रांसफर करने के लिए इलेक्शन को एक मीन्स के रूप में देखा गया है कि जो रिसोर्सलेस लोग हैं ये भी अपनी सरकारें बना सकते हैं, वो बाय द फॉर्म ऑफ इलेक्शन वो उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर सकते। डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर खड़ी है, यहां वो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी के रिजर्व कैटेगरी के सांसद है। शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में से 60% एमपी बीजेपी से चुनकर आए। रिजर्व कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट के भी 50% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनकर आए। और आज उनकी अपनी मौजूदगी में हमारे अपने समाज के अधिकारों को खत्म किया जा रहा। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बिल जब पार्लियामेंट में रखा गया, 326 एमपी थे, और 326 एमपी में से 323 एमपीज ने ईडब्ल्यूएस के फेवर में जजमेंट किया। सारे के सारे पंडित थे क्या? सारे के सारे अपर कास्ट थे क्या? नहीं। 326 में से 323, 99% के करीब ईडब्ल्यूएस के फेवर में पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुआ। बिल रिजर्वेशन के विरोध में है, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है,
और उसको लागू करने के लिए बैकवर्ड सांसद जो है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, वो वहां वोट डाल रहे। राज्यसभा में भी यही आंकड़ा रहा। तो जो रिजर्व कैटेगरी से जो एमएलए एमपी, खास तौर पर जो जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो वहां जाकर कोई बात उठाने के काम कर रहे हैं? नहीं। बैकवर्ड क्लासेस की भी वही परिस्थिति है। तो डेमोक्रेसी कहती है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहां नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होता तो भी बहुत बड़ी बात होती, उतना भी नहीं बचा, उतना भी उनका वजूद नहीं बचा कि वो अपनी भी कोई लड़ाई लड़ने का काम करे। तो रिप्रेजेंटेशन लेस, जॉबलेस ग्रोथ होती है, ये अभी अभी आया हुआ मामला है। मगर इस देश में पार्लियामेंट में एससी एसटी का, बैकवर्ड क्लासेस का कहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रचार ये किया जा रहा है कि ये बैकवर्ड है, इतने कैबिनेट मिनिस्टर बैकवर्ड के हैं, लॉ मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, मगर वहां उनका प्रेजेंस क्या है? पॉलिसी फ्रेमिंग में उनका कोई रोल है? नहीं है। कल तक पूना पैक्ट कांग्रेस को मजबूत करता था, आज वही पूना पैक्ट, गांधी का पूना पैक्ट आज बीजेपी और आरएसएस को और ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम कर रहा है। जो गांधी और पूना पैक्ट कल तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा था, आज वही पूना पैक्ट और वही गांधी ने थोपा हुआ पूना पैक्ट किसको मजबूत करने का काम कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहा है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होने की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग अपनी समस्याओं का जो समाधान करना चाहते थे एक डेमोक्रेटिक तरीके से, रिवॉल्यूशन की जो बात है वो खत्म हो गई। तो परिणाम क्या हुआ? आज इस देश में इतनी ज्यादा अनार्की फैली हुई है कि देश में सिविल वॉर के हालात है। और इस देश के रूलिंग क्लास जो है, खास तौर पर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, ये इस देश के लोगों को सिविल वॉर की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। एक ही उदाहरण देकर आपको मैं समझाता हूं कि क्या एक सिस्टम कैसे उसको सिविल वॉर की तरफ लेकर जा रहा है। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, ये मणिपुर की हिंसा हाईकोर्ट ने पैदा की हुई एक फैसले की वजह से। ये जो आग मणिपुर में लगी ना, ये हाईकोर्ट के एक गलत फैसले की वजह से हुई। शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट का है, हाईकोर्ट का नहीं है। हाईकोर्ट ने वहां पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को अमेंडमेंट करने का काम किया और वहां से वो आग लगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट साथ उस आग में लपेटे में। जज खुद ही देश में अनार्की फैला रहे, जज खुद ही अराजकता फैला रहे। रिजर्वेशन के इश्यू को लेकर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेकर देश में इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया है और वो सारा का सारा मामला एक तरह से सिविल वॉर की तरफ ढकेलने के काम में लगे। इतना ज्यादा अनरेस्ट है और उस अनरेस्ट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो। ईवीएम ने वो खत्म कर दिया। क्या बैलेट पेपर के दौर में भी ये संभव था क्या? बहुत मुश्किल से साहब कांशीराम जी ने अपनी लड़ाई लड़कर वहां वो आवाज बनाई थी। जब बीएसपी और कांशीराम जी का आंदोलन बढ़ता गया, उसको रोकने के लिए ईवीएम को ला के रखा गया ताकि इस रिवॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। इसलिए साथियों, जिन मुद्दों को लेकर समाज के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है, क्योंकि लोगों को क्या हालात है पता ही नहीं, मीडिया इन चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सस्पेंड करने वाला देश भारत है। मणिपुर के हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब वहां आग लगी, 3 मई को भारत सरकार ने मणिपुर में इंटरनेट को सस्पेंड किया और 4 मई को उसके नेक्स्ट डे 2 आदिवासी महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी हुई वो इंटरनेट सस्पेंड करने के दूसरे दिन की घटना है। और वो घटना जो इंटरनेट सस्पेंड करने के दूसरे दिन होती है, वो आपको और मुझे समझने के लिए लगभग 79 डेज लगे। 79 डेज लगे। पहले मणिपुर का इंटरनेट सस्पेंड किया जाता है, वहां आदिवासियों के साथ एट्रोसिटी होती है, उनकी मां बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, पुलिस स्टेशन से हथियार लिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन को लूटा जाता है। वही हथियार वहां आदिवासियों को एक
ट्राइब को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सारा नरसंहार जिनोसाइड होने के 79 डेज के बाद में वो हमारे सामने आता है। जब 370 को हटाया गया तब साथियों लगभग 1.5 साल तक कश्मीर में इंटरनेट सस्पेंड रखा गया था। जिस देश के डेमोक्रेसी में इंटरनेट पर पाबंदी हो, सूचनाओं के आधार पर, इंफॉर्मेशन के ऊपर पाबंदी हो, आप अपना ओपिनियन किस आधार पर बनाएंगे? क्या है आपके पास अपना ओपिनियन बनाने का कोई तरीका? हम टाइम्स पढ़ ले, ट्रिब्यून पढ़ ले या कोई लोकल न्यूज़पेपर पढ़ ले, उसके आधार पर हम अपना ओपिनियन बनाएंगे? हमारा अपना व्यू पॉइंट क्या है? हमारे पास अपना ओपिनियन बनाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं है। और जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, वो जानकारी भी बताएंगे तो क्या करेंगे? इसलिए इस रोल में इस समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर एक्टिव रहने की जरूरत होती है। और अगर वो एक्टिविटी वो अपने तरीके से नहीं निभाएगा तो क्या होगा? जो लोग रूल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा चालाकी से चीजें कर रहे हैं। दुश्मन जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। और प्रचार क्या किया जा रहा है? देश में अमृत काल आ गया है, राम राज आ गया है, अमृत काल में, स्वर्णिम युग में हम आ गए हैं, विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहे हैं। प्रचार किस बात का हो रहा है? स्वर्णिम युग का, अमृत काल का। और उस राम के युग में अमृत काल के युग का प्रचार किया जा रहा है। और हकीकत में क्या हो रहा है? आपको सर्विसेज से निकाला जा रहा है। अग्निवीर में जो 4 साल पहले भर्ती हुए थे, रिटायर्ड हो गए। 4 साल पहले जो अग्निवीर का स्कीम बनाया था वो रिटायर्ड भी हो गए। भारत में पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है भारत का, वो पाकिस्तान से 3 टाइम ज्यादा है। जो हो रहा है उसका प्रचार नहीं किया जा रहा, प्रचार दूसरी बातों का किया जा रहा है। तो जब हमारे पास ये चीजें नहीं होगी कैसे होगा? इसलिए उस समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास को ये काम करना होगा, समाज के अंदर जाकर इन चीजों को जोड़ने का, जगाने का काम करना होगा। ये काम जो है ये मिशनरी काम है, उस काम को हमको निरंतर करने की जरूरत है। अगर इस दिशा से हम जाएंगे तो हम अपनी विचारधारा को, आंदोलन को बचाकर उसको आगे बढ़ाने लायक रहेंगे। आज की जो परिस्थितियां है वो इस बात को जानने की जरूरत है। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि हमें ये पता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से चीजों को चला रही है। हमारी लीगेसी को खत्म किया जा रहा है, उसको ब्राह्मणाइज किया जा रहा है। हमारे महापुरुषों का इतिहास बदला जा रहा है, उसकी विरासत को खत्म किया जा रहा है। एक सिंपल सा उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं कि क्या ये चीजें हो रही। ब्रिटिश पीरियड में 1941 या बाद में भी 51 तक लिंगायतों को ब्रिटिश पीरियड में एक सेपरेट रिलीजन का स्टेटस था। ब्रिटिश लोग जो जब सेंसस कंडक्ट करते थे तो उन्होंने लिंगायत रिलीजन को एक सेपरेट रिलीजन का स्टेटस दिया था। और ब्रिटिश इस बात को मानते थे कि लिंगायत एक सेपरेट रिलीजन है, उसकी अपनी एक बड़ी लीगेसी है। बसवन्ना का आंदोलन जो था एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था और उस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे दक्षिण भारत पर रहा। और उस लीगेसी को अंग्रेजों ने माना, मानने के बाद केवल उसका रिगार्ड करने तक नहीं रहे तो उसको एक सेपरेट रिलीजन का स्टेटस तक दिया। मगर आज़ादी के बाद में लिंगायतों के पास में जो सेपरेट रिलीजन का स्टेटस था वो छीन लिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया किस आधार पर यह किया गया, कोई कारण नहीं। आज 80 साल से ज़्यादा समय हो गया लिंगायतों का ये इतना मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन से जो उनको एम्पावर करने के लिए दिया गया अधिकार था वो छीन लिया। पहचान खत्म कर दी गई और लिंगायतों को हिंदू बना दिया। लिंगायत हिंदू नहीं है, मगर लिंगायतों को हिंदू बनाकर उनके ऊपर ये थोपा गया। शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, ट्राइब हिंदू नहीं है, लिंगायत भी हिंदू नहीं है। मगर लिंगायत हिंदू नहीं है फिर भी लिंगायतों को हिंदू में सेंसस में काउंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
अब लिंगायतों को हिंदू बना दिया गया। हिंदू बनने के बाद क्या हो गया? लिंगायतों का नेता लिंगायत होने की वजह क्या हो गया? पंडित हो गया। और उसके सारे विशेषाधिकार, सारी पहचान खत्म कर दी। बसवन्ना का इतना विद्रोही आंदोलन, अनुभव मंडप से लेकर शरणों का साहित्य, 700 से ज्यादा शरणों का साहित्य निर्माण हुआ। जिस ब्लैक मनी के विरोध में या पर्सनल प्रॉपर्टी के विरोध में आज बड़ी लड़ाई लड़ने वाले लोगों का आइकॉन माना जाता है, आपको 12वीं 13वीं सदी में बसवन्ना के आइडियोलॉजी में ये चीजें मिलती है। कास्टलेस सोसाइटी कैसे होती है, एक जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, वो सारा मामला आपको बसवन्ना के आंदोलन में मिलेगा। वो सारा इतना रिवोल्यूशनरी लिटरेचर खत्म कर दिया गया और अपनी चीजों को थोपा गया। आइडेंटिटी क्या होती है, उसका आधार क्या होता है, मैं बोलता। ये तेलुगु स्टेट है। तेलुगु स्पीकिंग लोगों की संख्या कितनी होगी आंध्रा और तेलंगाना में मिलकर? मोर देन 7 करोड़ होगी। तेलुगु लिटरेचर को या तेलुगु लैंग्वेज को स्टडी करने वाली कितनी यूनिवर्सिटी है तेलंगाना आंध्रा में? एक है। कन्नड़ा बोलने वाले लोगों की संख्या, मदर टंग के रूप में कन्नड़ा बोलने वाले लोगों की संख्या मोर देन 5 करोड़ से, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मगर सेंसस के इसमें या बोलचाल में हम जिनको पूछते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा तेलुगु बोलने वाले लोग, 5 करोड़ से ज़्यादा कन्नड़ा बोलने वाले लोग हैं। अब जिस भाषा को 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं, कन्नड़ा या तेलुगु को, उसकी एक यूनिवर्सिटी है। तो इतना सारा लिटरेचर हमारे लोगों का जो लोगों ने बनाया हुआ है, हमारा फोक लिटरेचर है, बहुत सारा हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर है। हर कास्ट का अपना एक लिटरेचर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसके ऊपर रिसर्च होने की ज़रूरत है, वो लोगों के सामने आने की ज़रूरत है, नहीं आ रहा। 5-6 करोड़ लोग एक भाषा को बोलते, एक यूनिवर्सिटी है। और संस्कृत जिसको 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं बोलते, उस संस्कृत की भारत में 16 यूनिवर्सिटीज़ है। 10,000 लोग जिस लैंग्वेज को नहीं बोलते, उसकी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? 16 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। अब 6 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग जिस तेलुगु भाषा को बोलते, उसका एक यूनिवर्सिटी। ये होता है कल्चरल डोमिनेंस, ये होता है आपके ऊपर किसी चीज को थोप कर वो सारा चीजें करनी। हमारी अपनी पहचान खत्म की जाती है, हमारी अपनी लीगेसी टूट जाती है। बसवन्ना का लिटरेचर लगभग 400-500 साल गायब था। बसवन्ना का अपना खुद का बना हुआ लिटरेचर, शरणों का साहित्य गायब था। 100 साल पहले वचन महापिता उनके द्वारा वो सारा साहित्य जो है दोबारा कलेक्ट करके लाया गया और वो लोगों के सामने आया और लिटरेचर तक गायब कर दिया गया था। तो इतना ज्यादा विरोध जिस विचारधारा को उन्होंने किया कि आज भी वही कर रहे हैं। ये सारा है, हम लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सोचते नहीं। आजाद भारत में 75 ईयर्स के बाद में 45 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं बनी। जिस देश में 150 से ज्यादा सेंट्रल जेल हैं, नरगोनी साहब, भारत में 150 सेंट्रल जेल है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है? 45। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल जेल, पुराने फिल्मों में तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल जेल होते थे। फिल्मों में तो दिखाई देता है कि भाई फिल्मों में सेंट्रल जेल की बात होती थी। 150 सेंट्रल जेल है। आजादी के बाद में वो जेल्स बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस ये है कि केवल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे पास। क्या परिस्थिति है, कहां इन चीजों को लेकर जा रहा है? क्योंकि हम इन चीजों को लगता है कि भाई ये तो स्टेट वालों का काम है, हमारा थोड़ी काम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोगों का काम है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सारा हमारे हक अधिकारों से, हमारे अपनी पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमने 10 साल पहले 2011 से कर्नाटका में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था कि लिंगायतों को एक सेपरेट रिलीजन के रूप में मान्यता हो, उसके अलग पहचान हो, उसका अलग कोड हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली है, सीएए की बात चल रही है, एनआरसी की बात चल रही है। अब लोगों को यह नहीं लगता कि भाई ये सीएए, एनआरसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके विरोध में है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या कर रहे थे?
जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे और हिंदू कोड बिल लाकर बाबा साहब अम्बेडकर इस कोड को रिवाइव करना चाहते थे, हिंदू कोड को लागू करना चाहते थे और ब्राह्मणों के धर्मों से जो गुलाम महिलाएं हैं उसको आजाद करना चाहते थे, क्योंकि महिलाओं की कोई नहीं। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद में शंकराचार्य को मिलने के लिए आई थी। उस समय आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था। तो जब शंकराचार्य को इंदिरा गांधी मिलने के लिए आई तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं विधवा औरत का मुंह नहीं देखता, मैं विधवा लेडी का मुंह नहीं देखता, मिलने के लिए मना कर दिया। एक प्रधानमंत्री को शंकराचार्य कहता है कि मैं उसका मुंह नहीं देखता। जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को आजाद करना चाहते थे तो यही आरएसएस के लोग, यही जनसंघ बीजेपी के आज के लोग रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहते उनका पुतला जलाए थे। और आज वो बाबा साहब अम्बेडकर का ही रेफरेंस लेकर कहते कि हिंदू कोड बिल होना मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना। अरे जब बाबा साहब अम्बेडकर ला रहे थे तब आपने क्या किया? आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो शुरुआत अपने घर से करो। अपनी माता बहनाओं को वो अधिकार दो जो आपने हजारों सालों से उनके छीने। बहन को बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा है, हो गया, कोड आ गया कि बेटी को अपने बाप के प्रॉपर्टी में क्या है, बराबरी का, बेटों के बराबरी का हिस्सा है, कोड आ गया। छाती पर हाथ रखकर कहिए कि जितने भी हमारे परिचित लोग आपके हैं, कितने घरों में भाई और बाप अपने बेटी को, अपने बहन को यह अधिकार राजी खुशी देने के लिए तैयार है। मुस्लिम महिलाओं का छोड़िए, बाकी महिलाओं का छोड़िए, अपनी बेटी को, अपनी बहन को उसकी प्रॉपर्टी का जो जायज अधिकार है देने के लिए कितने भाई तैयार है? अगर किसी बहन ने अपने भाई को हिस्सा मांगा तो क्या होता है? जब तक वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाती तब तक उसको वो हिस्सा नहीं मिलता, और हिस्सा मिल गया तो उसका मायका जो है वो टूट जाता है। दोबारा उसको घर में आने पर पाबंदी लगाई जाती। इस सिविल के जितने केसेस पड़े हुए हैं ना, उसमें आप उठाकर देखो 30% से ज्यादा लैंड डिस्प्यूट, ये सारे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। आप अपनी बेटी को नहीं दे रहे। अभी मोदी जी अपना इलेक्शन एफिडेविट फाइल करने वाले, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए 2014, 19 और 24 का। 2014 में तो उन्होंने कह दिया था कि उनकी कोई बीबी नहीं है। 2019 में कहा कि भाई हाँ मेरी बीबी है। अब जो उनकी पत्नी है यशोदा, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है? प्रधानमंत्री की पत्नी का मैरिटल स्टेटस क्या है? क्या वो पति के साथ रह रही है? नहीं है। क्या वो डिवोर्सी है? नहीं है। तो उसका स्टेटस क्या है? आप सेंसस जब करते या फैमिली सर्वे करते ना, तो उसमें एक लिखा जाता है कि ये छोड़ी हुई महिलाएं जो होती कि उसको डिवोर्स दिए बगैर भी क्या किया जाता है, सेपरेटेड वुमेन्स के नाम में उसकी एंट्री होती। और सेंसस में सबसे ज्यादा सेपरेटेड वुमेन्स के नाम पर अगर आप देखोगे तो 90% से ज्यादा सेपरेटेड वुमेन्स का अगर आप रिकॉर्ड ढूंढोगे तो जो आज दूसरी धर्म की महिलाओं को कहते कि भाई इनको अधिकार नहीं है, उनके अपने रिलीजन में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा मिलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला कोई किसी को बराबरी देने वाला मामला नहीं है। ये तो विरोध में खड़ा करके इस्तेमाल करने का मामला है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली स्टेज है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो तो पहले उसकी स्टेप क्या है? हिंदू कोड बिल है। नहीं लाया। अगर वही लोग आज बाबा साहब का नाम लेकर चीजें कह रहे, एनआरसी को लेकर कह रहे, सीए को कह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन लोगों में हम लोग ये सारा काम कर रहे, ये सोचने वाले लोग बहुत कम है। हमारे लोग सोचते भी है ना तो वो दिल से सोचते, दिमाग से नहीं। आपने वो किशोर कुमार का बड़ा प्यारा गाना सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। किशोर कुमार एक गाने में कहता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ख्याल कहाँ आता है? दिमाग में आता है या दिल में आता है? ख्याल दिमाग में आता है। उससे गाना क्या लिखना चाहिए था कि कभी कभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है, मगर उनको पता है कि सुनने वालों के पास वो चीज नहीं। ये इमोशंस के आधार पर सोसाइटी को चलाने का काम करता।
इसलिए साथियों, जो चीजें चलाई जा रही है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सेंसस का मुद्दा हो, ये सारे के सारे मुद्दे जो है, ये हम लोगों को जिस तरीके से उठाए जाते उसके इंटेंशन को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। इसमें से किसी भी मुद्दे पर अगर हम कोई बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हमारे पास उसकी जानकारी हो और उसके प्रभाव के आधार पर ये चीजें करें। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, उसके क्या इंपैक्ट है? ये केवल ये मुस्लिमों तक सीमित नहीं, आदिवासियों तक सीमित है, लिंगायतों तक सीमित है, ईसाइयों तक सीमित है, सभी रिलीजन के लेवल पर उसका इंपैक्ट होगा। मगर जिन लोगों के अधिकारों के विरोध में ये चीजें की जा रही है, उन्हें इसकी खबर ही नहीं है। इसलिए जो जानकार बनाने वाले जो लोग हैं, उन्हें निरंतरता से इन चीजों का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। जो भी प्रोपेगेंडा देश भर में हो रहा है, वो प्रोपेगेंडा गलत दिशा में लेकर जाने के, इसलिए उस प्रोपेगेंडा से बचकर फैक्ट और फिगर के साथ में, लोगों के साथ में जाकर काम करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जो परिवर्तन का काम करने वाले जो लोग हैं, कि ये काम केवल बामसेप के माध्यम से हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। समाज में हजारों संगठन इस बात के लिए काम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इस विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे। बामसेप उसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला, 50 साल से लगातार इस दिशा में काम करने वाला संगठन है। हजारों की तादाद में हमारे समाज के ऐसे संगठन हैं जो इस विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे। अगर हम उस परिस्थिति से बाहर निकलकर अपना परिवर्तन का काम करना चाहते हैं, वो क्या करना होगा, ये कहकर साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर हमें अपनी चीजों का समाधान करना है, तो हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने एक एजेंडा डिसाइड करके दिया। सबसे पहला एजेंडा है, जो ब्राह्मणवाद के आधार पर, जाति के आधार पर जिनको तोड़ा गया है, 6000 जाति के टुकड़े हैं, उन 6000 जाति में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन आइडियोलॉजी निर्माण करनी पड़ेगी। कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन आइडियोलॉजी। कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन आइडियोलॉजी क्या है? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सामने एक प्रियम्बल के रूप में, एक आइडियोलॉजी के रूप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट और आइडियोलॉजी हमारे सामने रखी। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात उन्होंने हमारे सामने की, जिसके ऊपर सबकी सहमति, हाँ ये लागू होना चाहिए। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव हमारे देश का गवर्नेंस हमारे लोगों के हाथ में हो। वो हम लोग, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, ये रूलर लोग हैं। हम केवल जीनियस लोग नहीं, इंडिजीनियस है। ये सारा का सारा जो गवर्नेंस है, ये हमारे लोगों का था, हमारे लोगों का राज था। इस देश के मूल निवासियों को शासक वर्ग में, रूलिंग क्लास में तब्दील करना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि तुम्हें शासन करती जमात, गवर्निंग क्लास में कन्वर्ट होना है। एमएलए एमपी बनना नहीं, गवर्निंग क्लास। आज हमारे पास एमएलए है, हमारे पास एमपी है, मिनिस्टर्स है, सब कुछ है, मगर हमारे पास अपना खुद का गवर्नमेंट नहीं है। गवर्निंग क्लास में रूपांतरित होना, यह बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा कि उस लायक अपने समाज को तैयार करो। और ये आइडियोलॉजी भी उन्होंने दिशा की। और ये आइडियोलॉजी कोई गांधीवाद की, कोई ब्राह्मणवाद की, कोई लोहियावाद की नहीं। ये मूल निवासी बहुजनवाद की विचारधारा से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और दूसरी कोई विचारधारा हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए इस विचारधारा के क्षेत्र में बहुत स्पष्ट होने की जरूरत है। इसमें 1 इंच की भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा उसमें है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन आइडियोलॉजी के साथ में यह है कि इन जातियों में सोशल पोलराइजेशन, आइडियोलॉजी के मामले में बहुत प्यूरिफाई होने की जरूरत है। 1 लीटर प्योर वाटर है और 1 लीटर प्योर मिल्क है, दोनों प्योर है, दोनों को मिक्स कर दो, शुद्ध पानी और शुद्ध दूध मिला दो, तीसरी चीज शुद्ध रही क्या? दोनों चीज शुद्ध है ना, पानी भी शुद्ध है और दूध भी शुद्ध है, तीसरी चीज शुद्ध रही क्या? मिलावट गलत चीजों से नहीं होती, सही चीजों को भी अगर आप गलत तरीके से करोगे वो भी मिलावट होगी। इसलिए विचारधारा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं चाहिए।
इसलिए ज्योतिराव फुले ने स्पष्ट कह दिया था, सेठ जी, भट्ट जी, लाट जी विरुद्ध शुद्राति शूद्र। आज जिस एलपीजी के विरोध में हम बात करें, नारगोनी साहब ने जिस एलपीजी की बात की, ज्योतिराव फुले जी ने उस समय कहा था एलपीजी आपका दुश्मन है। एल फॉर लाला, पी फॉर पंडित, जी फॉर गुंडा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ज्योतिराव फुले कहते लाला, पंडित एंड गुंडा, सेठ जी, भट्ट जी, लाट जी। जो ज्योतिराव फुले जी ने कहा वही आज एलपीजी के रूप में हमारे विरोध में। लाला, पंडित, गुंडा ये फुले जी ने कहा था। किसानों का पहला दुश्मन पंडित उन्होंने बाद में कहा, पहले कहा ये जो लाला है, ये जो कारपोरेट है, ये किसानों का पहले नंबर का दुश्मन है। फार्मर्स का नंबर 1 का दुश्मन कारपोरेट है। ये ज्योतिराव फुले जी ने उस समय कहा। सेठ जी, बनियावाद, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म के विरोध में पहला सिद्धांत ज्योतिराव फुले जी ने लिखा। ज्योतिराव फुले कह सकते थे भट्ट जी, सेठ जी, मगर ज्योतिराव फुले कहते कि पहला जो कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो ज्योतिराव फुले कहते कि कैपिटलिस्ट लोग किसानों के पहले नंबर के दुश्मन है, बाद में रिलीजन आता है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए आइडियोलॉजी के मामले में। तीसरी बात वो कहते कि भाई हमें सोशली पोलराइज होने की जरूरत है। अब सोशली पोलराइजेशन का मतलब है जाति जाति के संबंधों का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। बाबा अम्बेडकर कहते हैं कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है? जो दो जातियों के बीच के जो संबंध है वो हेट्रेड के आधार पर है, जेलसी के आधार पर है, अविश्वास के आधार पर है, उच्च नीचता के आधार पर है, वो बदलने पड़ेंगे और उसे एक समान बनाना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक फ्रेटर्निटी के आधार पर बनाना पड़ेगा। हमारे समाज की इतनी ज्यादा जाति के टुकड़े हैं कि एक जाति के लोग इकट्ठा चलने के लिए तैयार नहीं। हमारे एक जाति के 4 लोग इकट्ठा तभी चलते हैं, एक जाति के 4 लोग इकट्ठा तभी चलते जब 5वां उनके कंधों पर बैठा होता है। मतलब समझ में आया? एक जाति के 4 लोग एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर हो। उसका मतलब क्या है? मरने के बाद जब उसको 4 लोग कांधा लेके चलते ना, तभी वो एक जाति के 4 लोग एक दिशा में चलते। उनको इकट्ठा लाना होगा। और चौथी बात साथियों जो हमारे महापुरुषों ने कही कि इन 6000 जातियों में लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। और वो लीडरशिप मांगने वाले नहीं, एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, वो लीडरशिप इस सिस्टम को ध्वस्त करने वाली, सिस्टम के विरोध में रिबेल करने वाली लीडरशिप पैदा करो। आज हमारे समाज के पास मांगने वाले नेता है, हमारे समाज के पास मांगने वाले नेता है। उस समाज के अंदर जो है एक रिवॉल्यूशन के लिए लीडरशिप पैदा करनी होगी और सभी कास्ट के अंदर वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए वो स्पेस, वो वैक्यूम पैदा करके देना होगा ताकि वो जातीय आंदोलन को नेतृत्व करने लायक बने। अगर ये काम किया जाता है सभी सेक्शंस के अंदर तो हम इस मोमेंट के लिए एक परमानेंट बेस बनाकर काम करने लायक हो सकते हैं। साहब कांशीराम जी ने इसकी शुरुआत की। शेड्यूल कास्ट की 1500 जातियों में से कुछ जातियों को उन्होंने जोड़ने में कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश में वो एक गवर्नमेंट बनाने लायक हुई। शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों ने, मुस्लिम्स ने उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कांग्रेस को वोट डालना बंद कर दिया। केवल 2 वर्गों ने कांग्रेस को वोट डालना बंद कर दिया। आज कांग्रेस की हालत ये बनी पड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो गया, देश भर में वो पीछे हट गए केवल ये अवेयरनेस के आधार पर। अगर ये बीसीज में, शेड्यूल ट्राइब में और ये पोलराइजेशन का काम होता है तो हमारे पास आंदोलन के आधार पर एक बहुत बड़ा मैंडेट तैयार होता है। इलेक्शंस आर नथिंग बट मैंडेट। हु इज गोइंग टू रूल अस? इलेक्शन से यही तो डिसाइड होता है कि हु इज गोइंग टू रूल अस। एक मैंडेट होता है और वो मैंडेट केवल और केवल इलेक्शन से नहीं आएगा, आपके अवेयरनेस से भी पैदा हो सकता। उस दिशा से साथियों अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये करना होगा। ये करने के लिए समाज के अंदर के जो इंटेलेक्चुअल क्लास से उन्हें इनिशिएटिव लेना होगा। अगर वो इस तरीके की कोई पहल करते हैं तो ये चीजें होगी। इस दिशा से आगे बढ़ना होगा। चुनाव को ध्यान में रखकर या केवल किसी एक पर्टिकुलर कॉज को या पीरियड को ध्यान में रखकर अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे ये चीज़ें संभव नहीं होगी। हमें लॉन्ग इंटरेस्ट में अपने समाज को ध्यान में रखकर अपना फैसला करना होगा। बामसेप ने इन चीज़ों को माना कि समाज के अंदर के जो हजारों संगठन है, हमारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारे समाज के इतने टुकड़े हैं, इतने संगठन हैं, हम लोग एक नहीं होते।
हमको इकट्ठा होना चाहिए। है हजारों संगठन है, कोई बात गलत नहीं है, वस्तुस्थिति है। समाज में हजारों संगठन है, हजारों संगठनों में समाज विभाजित है, ये फैक्ट है, फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी साथियों इसमें 3 चीजें मैं पॉजिटिव देखता हूं। नंबर 1, ये हजारों लाखों की संख्या में संगठन होने के बावजूद भी उसमें पहली पॉजिटिव बात है कि एक ही रास्ते में, एक ही दिशा में वो चल रहे। नंबर 2, हजारों संगठन होने के बाद में भी उनकी प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान, लोकतंत्र और हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। ये सबकी प्रेरणा, सबकी लीगेसी हमारे महापुरुषों के आंदोलन से, कॉन्स्टिट्यूशन से डेमोक्रेसी की तरफ जाने वाली है। और तीसरी बात, एक रास्ते पर है, एक दिशा पर है, सबकी प्रेरणा हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, संविधान है। और तीसरी बात, इसमें से एक भी संगठन लौटकर दोबारा गुलामी की तरफ जाना नहीं चाहता। वो कितना भी रामराज का प्रचार करे, कोई लौटकर रामराज में जाना नहीं चाहता। अगर रामराज इतना ही अच्छा होता तो लोग राम को छोड़कर आगे नहीं बढ़े होते। लोगों ने राम को भी छोड़ दिया। ये राम भी आज संविधान के दायरे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लाके रख दी। हजारों संगठन है, मगर कोई भी लौटकर पीछे गुलामी की तरफ जाना नहीं चाहता। सारे अपने अधिकारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहते। कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई थका होगा, कोई रुका होगा, मगर सारे एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग जिंदा लोग हैं, उन जिंदा लोगों को इनको साथ में लेके परिवर्तन के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। ये काम अगर हम करेंगे साथियों, तो आने वाले समय में हम अपना विकल्प के रूप में अपने आंदोलन को खड़ा करेंगे। ये करने के लिए ये कोशिश है, ये पहल है जो इस काम के लिए हम लोगों को करना होगा। मैं ऐसे मानता हूं कि ये डेक्कन पार्ट जो है, हैदराबाद जो है, एक आंदोलन का सेंटर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की ये चाहत थी, एक सोच थी कि सेकंड कैपिटल के रूप में हैदराबाद को देखा जाए। तो आंदोलन का एक सेंटर रहा हुआ है। दक्षिण भारत में जितने भी मान सम्मान और आत्मसम्मान के आंदोलन चले, उसमें एक बहुत बड़ा रीलिंग पॉइंट के रूप में हैदराबाद ने अपनी भूमिकाएं निभाई है। इसलिए यहाँ के जो हमारे मिशनरी साथी है, वो हमेशा इस आंदोलन को एग्रेसिव होकर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बड़े उद्दत के साथ में अपना समय साधन लगाएंगे और अपनी परिवर्तन को करने के लिए इस दिशा को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अपना समय साधन लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात को यह समाप्त करता हूँ और यह आशा रखता हूँ कि ये जो कारवां हम अपने महापुरुषों का जो अधूरा कारवां पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमको तब तक लड़ना होगा जब तक वो उसके मंजिल मकसूद तक या उसके अंजाम तक नहीं पहुंचती। वो लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग साथ सहयोग दोगे। इसी उम्मीद के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।